आज के इस सेशन में हम राजस्थान सुजस के नवंबर एंड दिसंबर 2022 का जो कंबाइंड एडिशन आया था इसे समराइज करने जा रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी आपके लिए चैनल पे अवेलेबल है और पार्ट 2 में हम बचे हुए पूरे मैगजीन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। क्यों कवर कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं। तो मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं द ऑनलाइन गुरु। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये वो पार्ट है जो हमने प्रीवियस सेशन में कवर अप कर लिया था, स्टार्टिंग 25 पेजेस को। अब उसके आगे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी को कवर अप करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका डिजिटल राजस्थान से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या किया गया था, डिजी फेस्ट का आयोजन किया गया था। तो डिजी फेस्ट से रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं। अब डिजी फेस्ट क्या था, क्यों था और किस काम में है। तो देखिए, जितने भी युवा प्रतिभागी हैं उन सभी को एक ऐसा मंच देना जहाँ से उनको नौकरी मिल सके, आसानी से वो लोग अपने जॉब रिलेटेड वर्क कर सकें। तो इसके लिए 3 दिवस का जोधपुर डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 11 से 13 नवंबर 2022 के दिन किया गया था। कहाँ किया गया था? राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर इसे संपन्न किया गया था। क्या ये पहली बार राजस्थान में डिजी फेस्ट हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं, इसके पहले भी गवर्नमेंट इस टाइप के इवेंट ऑर्गेनाइज कर चुकी है। जैसे कि जयपुर में पहले ये हो चुका था, उसके बाद जोधपुर के अंदर इसे स्टार्ट किया गया। तो इससे क्या होगा, जो युवा है वो रोजगार यहाँ पे आसानी से पा सकेंगे। आपको याद रखना है कि डिजी फेस्ट कहाँ कहाँ हुए हैं। तो पहला डिजी फेस्ट जयपुर में हुआ था, दूसरा डिजी फेस्ट जोधपुर के अंदर किया गया था। जोधपुर वाला लेटेस्ट है, कब किया गया? तो नवंबर 2022 के अंदर ही किया गया। इससे ज़्यादा आगे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब इस डिजी फेस्ट के अंदर क्या किया, गवर्नमेंट ने स्टार्टअप नीति 2022 का विमोचन किया। क्या होता है, कई एग्जाम्स में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, स्पेशली आरएएस के एग्जाम में आपने पहले देखा पॉलिसी का ईयर आपसे मैच करने को दिया गया था, या फिर पॉलिसी के साथ ईयर दे दिया गया था और पूछा गया था इनमें से सत्य कथन को छांटें। तो सत्य कथन में याद रखेंगे राजस्थान की स्टार्टअप पॉलिसी 2022 का यहाँ पे विमोचन किया गया है। अब डिजी फेस्ट के समापन समारोह के टाइम पे किया गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टार्टअप कर सके, मतलब अपने स्मॉल लेवल पे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस को खड़ा कर सकेंगे। यहाँ पे कौशल विकास के लिए भी काम किए जाएंगे। तो कौशल विकास के लिए पहला जोधपुर, दूसरा पाली। यहाँ पे जोधपुर और पाली में क्या किया गया, आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का लोकार्पण किया गया। अब ये जो इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक बिजनेस प्रपोजल लिया, ये आपका क्या है, स्टार्टअप है। अब इस स्टार्टअप को एक्चुअल ग्राउंड में लाने के लिए आपको ऑफिस भी चाहिए होगा, आपको वहाँ पे कर्मचारी भी चाहिए होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी होगी। लेकिन ये तो आपका स्टार्टअप है, तो आपने अभी तक कुछ लाभ तो कमाया ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए अचानक से बहुत मुश्किल होगा। तो आप ऐसे में क्या कर सकेंगे, इन इंक्यूबेशन सेंटर में एक जगह आपको ये लोग अलॉट कर देंगे। आप वहाँ से अपना बिजनेस रन कीजिए, देन आफ्टर जैसे जैसे प्रॉफिट होता है, जो भी इनके टर्म्स है उस अकॉर्डिंग आप इनका पेमेंट कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ अब आप केपेबल हैं, तो आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये था इंक्यूबेशन सेंटर, कहाँ कहाँ, जोधपुर और पाली। इसके पहले कहाँ कहाँ पे हो चुका है, तो देखो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, चूरू, इन सभी में इंक्यूबेशन सेंटर जो हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंटली बस आपको इतना पता होना चाहिए, इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे स्टार्टअप्स को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है जब तक वो खुद का रन नहीं कर लेते हैं। इसके बाद और आगे चलते हैं, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वैसे मैंने पहले ही आपके लिए हाईलाइट किया हुआ है, ताकि आपका टाइम यहाँ पे बहुत कम यूटिलाइज हो और कम समय में आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देख सकें। अब जो आपके पास आने वाले हैं ये गवर्नमेंट के फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगी। और गवर्नमेंट के जो फ्लैगशिप स्कीम्स होते हैं वो तो मतलब हर एग्जाम में आपको राजस्थान के में तो स्पेशली देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली जो फ्लैगशिप स्कीम है आपके सामने वो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा
योजना। यूजुअली आपने इन सभी फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार रिकॉल करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, बजट घोषणा कौन सी थी? 2021-22 की घोषणा थी जिसके अंदर इसे बनाया गया। अच्छा, आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, राजस्थान बजट जो आएगा 2023 में वो भी आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा, और उन बजट में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं वो भी हम आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो ऐसे अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे बजट घोषणा 2021-22 के अंदर क्या लिया गया? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में कहा गया, मतलब सभी को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे घोषणा की गई। अब कब से? तो देखो 1 मई 2021 से प्रारंभ किया गया। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। उस टाइम पे जब इसे शुरू किया गया था 1 मई 2021 को, उस टाइम पे 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1 अप्रैल 2022 को इसकी राशि को बढ़ा के कर दिया गया 10 लाख रुपए प्रति परिवार। तो एक फैमिली अगर बीमार है, किसी भी टाइप की इमरजेंसी है, तो वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकता है। अब कब से कब तक का आपको यहाँ पे भुगतान गवर्नमेंट कर रही है? तो हॉस्पिटल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक का जितना भी हॉस्पिटल का खर्च है, चिकित्सकीय खर्च है, वो सब इसके अंदर कवर होगा। डेट्स पूछी गई हैं, कितने दिन आगे और पीछे ये पूछे गए हैं। तो 5 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक के चिकित्सा के खर्च यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज क्या याद रखना है? कितने पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब जैसे मान लो एक आपको बुखार हो गया, ठीक है, दूसरा मान लेते हैं डेंगू हो गया, तीसरा मान लेते हैं कोई और बीमारी, तो ऐसे कितनी बीमारी हैं? तो 1633 पैकेज और प्रोसीजर इसके अंदर उपलब्ध है। यहाँ पे अभी तक 899 प्राइवेट और 834 सरकारी हॉस्पिटल इससे जुड़ चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना नंबर ऑफ पैकेज। हालांकि कुछ दिनों में ये नंबर ऑफ पैकेज और रिवाइज होकर बढ़ जाएंगे, तो रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते रहें। दूसरी चीज़ क्या होगा? अगर आपको कोई जानकारी चाहिए इस स्कीम से रिलेटेड, या फिर अगर आपको कोई शिकायत करनी है, तो एक टोल फ्री नंबर है 181, उस पर आप कॉल करके रिलेटिव डिटेल्स ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो पंजीकृत परिवार होंगे उनको 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी गवर्नमेंट इसके अंदर उपलब्ध करवा रही है। ऐसा जो बीमा है उसका नाम क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना है और उधर क्या है? स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक, अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो परिवार थे उनको बीमा भी दिया जा रहा है। अगर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर स्थायी रूप से अपंगता होती है, तो गवर्नमेंट उसका इलाज तो कर ही रही है, साथ ही साथ फैमिली को उनके खुद के लिए 5 लाख रुपए का आर्थिक संबल भी प्रदान करेगी। तो 10 लाख तक का तो इलाज, और 5 लाख तक का अगर डेथ होती है एक्सीडेंटल, तो वहाँ पे इंश्योरेंस कवर भी गवर्नमेंट दे रही है। अब ये जो स्कीम शुरू की गई, इसी के साथ साथ एक स्कीम है जीवन रक्षा के लिए। एक और स्कीम, नाम क्या है? चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। वहाँ पे बीमा था, यहाँ रक्षा हो गया है, तो टेक्निकल वर्ड्स को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो जीवन रक्षा की योजना यहाँ पे स्टार्ट की गई है, जिसके तहत क्या होता है? आप देखते हैं रोड्स पे कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, और एक्सीडेंट के बाद उस व्यक्ति के लिए जो स्टार्टिंग टाइम है वो बहुत क्रिटिकल होता है, तो उसे हॉस्पिटल पहुँचाने वाला जो नेक बंदा होगा उससे यहाँ पे गवर्नमेंट सम्मानित करेगी। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो गवर्नमेंट सम्मानित कर ही रही है, साथ ही साथ क्या होगा इस स्कीम के अंदर? तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि भाई एक्सीडेंट हुआ, किसी को भी आपने सड़क से उठाया और हॉस्पिटल लेके गए, बिना उसकी पहचान, बिना उसकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, कोई पहचान नहीं मांगी जाएगी, कोई पात्रता नहीं मांगी जाएगी, कुछ नहीं मांगी जाएगी, चाहे निजी हो या राजकीय अस्पताल हो, 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार यहाँ पे उसके लिए अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, 72 आवर्स निःशुल्क यहाँ पे इलाज होने वाला है। राजकीय अस्पताल या फिर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से संबंध निजी हॉस्पिटल है वहाँ पे उसका इलाज हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम यहाँ पे माना जा सकता है। इसी के साथ साथ अगर देखें तो इसका बेनिफिट क्या हुआ राजस्थान को, तो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जारी की जाती है। तो प्रेजेंटली सर्वे नंबर 5 की रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, और उस सर्वे में राजस्थान बहुत ऊपर आ गया।
कैसे ऊपर आया? इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88% जो परिवार थे उनको स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ दिया राजस्थान ने, ठीक है। जबकि इसके कारण राजस्थान फर्स्ट प्लेस पे हो गया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में। सेकेंड थिंग, इसी की जस्ट प्रीवियस सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो उस टाइम पे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ 19% परिवार जो थे वो इसके दायरे में आते थे, ओनली 19%। अब देखो 19 से 88% का डिफरेंस अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और उस टाइम पे फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में राजस्थान जो था वो देश में 23वें स्थान पे आता था, अब किस पे हो गया? रैंक नंबर 1 पे हो गया। तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि यहाँ पे हासिल की है। अब इसके अंदर देखा जाए तो पंजीकृत व्यक्ति कौन कौन से होंगे, तो बहुत सारी स्कीम वगैरह के लोग पंजीकृत यहाँ पे हैं। पंजीकरण के लिए जो कुछ श्रेणी के अंदर आते हैं, जैसे विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा, संविदा कर्मी, ये सारे तो मतलब ठीक है, निःशुल्क इन लोगों को एडअप कर दिया गया है। बाकी जो बचेंगे ना वो क्या करेंगे? 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की प्रीमियम के साथ इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। अब हालांकि ये 850 रुपये में 50% ना राज्य सरकार की सब्सिडी भी है, एक्चुअल कॉस्ट इसका डबल है, ठीक है। तो 1700 रुपये इसकी लागत है, जिसमें से 850 गवर्नमेंट दे रही है, 850 आपको पे करना है और उसके साथ आप इसमें लाभ ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा गंभीर व्यक्ति है जिसके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो कलेक्टर की अनुशंसा पे भी उसका ये कार्ड बना के उसका भी इलाज किया जाएगा। तो ये यूनिवर्सल हेल्थ की एक स्कीम थी। अब आती है दूसरी स्कीम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई योजना के रूप में आप इसको जानते हैं। यहाँ पे मुख्य वाक्य क्या रखा गया था? कोई भी भूखा ना सोए, ये इनका मेन मोटो रखा गया। इसी के साथ 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। 213 नगर निकाय, 358 रसोई यहाँ पे शुरुआत की गई। आप तो बस ये डेट याद रखिएगा कब शुरुआत की गई, यहाँ पे संकल्प क्या है वो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये जो स्टार्ट हुआ था 358 से स्टार्ट हुआ था और आज 951 हो चुके हैं, जबकि गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? 1000 कंप्लीट करना। तो बहुत जल्दी ये भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब इसके अंदर बेनिफिट क्या क्या है, तो देखो जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको मेन्यू में क्या क्या मिलेगा? प्रति थाली 100 ग्राम आपको दाल मिलने वाला है, 100 ग्राम आपको सब्जी मिलने वाली है और 250 ग्राम आपको चपाती और अचार भी यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। मात्र कितने रुपए में? 8 रुपए में। अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है ये। तो 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक और उसके बाद शाम 5 बजे से रात के 8 बजे तक यहाँ पे भोजन उपलब्ध रहेगा। सरकार द्वारा स्टार्टिंग में पहले 12 रुपए का अनुदान दिया जा रहा था, तो मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? 20 रुपए थी। अब 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट जो है वो 17 रुपए का अनुदान दे रही है, तो 17 + 8 कॉस्ट कितनी हो गई? 25। तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे 25 है, गवर्नमेंट कितना दे रही है? 17 रुपीज़ दे रही है और वर्तमान में आपको इसके लिए कितने पे करने पड़ेंगे? 8 रुपये यहाँ पे करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये रहा इनका वेब पोर्टल। साथ ही साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल के अलावा अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो ये नंबर भी अवेलेबल है, जहाँ पे गुणवत्ता वगैरह से रिलेटेड चीज़ें अगर शिकायत है तो भी आप यहाँ पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा में क्या होगा? किसानों को हेल्प की जाएगी। कब से? 17 जुलाई 2021 को इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक। अब योजना में क्या किया जाएगा? जो किसान है उनका जो बिजली का बिल है पर मंथ मैक्सिमम 1000 रुपीज़, ठीक है, और पर ईयर मैक्सिमम 12,000 रुपीज़ का अनुदान उन्हें दिया जाएगा। इसका मतलब मान लेते हैं 1 महीने आपका बिल आ गया 2000 रुपये, ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कितना देगी? मैक्सिमम 1000 रुपये पे करेगी, 1000 आप ही को पे करना है। अगर मान लेते हैं कि आपका बिल यहाँ पे आता है 500 रुपये, तो 500 रुपये पूरे गवर्नमेंट ने पे कर दिए और ये जो 500 रुपये है ना ये आपके लैप्स नहीं होंगे, पूरा ईयर ऑन 12,000 मैक्सिमम आपको यहाँ पे सब्सिडी मिलेगी। तो मंथली मैक्सिमम 1000, ईयरली मैक्सिमम 12,000 का गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सब्सिडी अवेलेबल करवाने की बात कर रही है। यहाँ पे लाभ कब से मिलेगा? देखो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। लाभ तो है मई 2021 से,
ठीक है। जबकि घोषणा कब की गई? जुलाई 2021 में, मतलब पिछले महीने, ठीक है, मई जून के बिल भी इसमें क्या कर दिए गए? माफ कर दिए गए। तो ये याद रखेंगे, लागू हुआ मई 21 से, जबकि घोषणा की गई जुलाई 21 के अंदर। ये इसमें विरोधाभास है। तो कई बार ऐसा हो जाए कि सत्य कथन को छांटे और आप लोग देखोगे कि भाई स्कीम की घोषणा के पहले से लागू कैसे हो सकती है, तो एक्चुअल में स्कीम की घोषणा के पहले से ही लागू किया जा चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपके लिए आता है पुरानी पेंशन योजना, यानी कि ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस से इन्होंने क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। तो क्या है ये ओल्ड पेंशन स्कीम? देखो क्या हुआ, पुरानी पेंशन 1 अप्रैल से सभी राज्य कर्मचारियों के लिए बहाल कर दिया गया है। पुरानी पेंशन लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला है, इसके बाद छत्तीसगढ़ वगैरह भी इसको लागू कर रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ओल्ड पेंशन क्या था और न्यू पेंशन में क्या क्या बेनिफिट थे, या ओल्ड में क्या बेनिफिट थे। तो देखो, पुरानी पेंशन योजना के अंदर क्या होता था, एक सुरक्षित पेंशन योजना माना जाता था। रीजन क्या था कि इसका भुगतान जो है वो राज्य सरकार की ट्रेजरी करती थी। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप मान सकते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी चीज, वेतन में कोई कटौती नहीं होती थी, आपकी सैलरी में से कुछ भी नहीं काटते थे। आप जब रिटायर्ड होते थे तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपका सेवानिवृत्ति के समय, मतलब जिस मंथ आप रिटायर हो रहे हैं उस मंथ का लास्ट आपका बेसिक प्ले जो पे होता था उसका अधिकतम 50% आपका पेंशन फिक्स कर देती थी और गवर्नमेंट आपको पेंशन दे देती थी। ठीक है। अब सपोज करते हैं कि अगर कोई बंदा अभी रिटायर हो रहा है 2023 में इस स्कीम के थ्रू, और मान लेते हैं उसकी सैलरी 90,000 है, तो 90,000 का मतलब क्या है, उसकी जो बेसिक सैलरी होगी वो लगभग 30,000 ही होगी। ठीक है। अब इसका 50% यानी कि 15,000 रुपये अब इस इंसान की बेसिक जो है वो फिक्स कर दी गई है कि इसको पेंशन मिलेगा। अब ये जो 15,000 है ना, इसके लिए उसकी सैलरी में से कुछ भी नहीं काटा गया था, डायरेक्ट उसको ये पैसे दिए जा रहे थे। साथ ही साथ जैसे जैसे समय पे महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक, मान लेते हैं जो पर्सन जॉब में था उसकी डेथ हो गई, तो फैमिली में मान लेते हैं वाइफ है, हस्बैंड है, तो उनको भी पेंशन दिया जाएगा। तो पारिवारिक पेंशन की भी स्कीम यहाँ पे रखी गई। जबकि नए पेंशन योजना जो थे, इसके पहले बाद में जो स्कीम आई थी उसमें क्या हुआ, 1 अप्रैल 2004 के बाद जितने भी अभ्यर्थी लगे उनके लिए एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई। इसके अंदर क्या हुआ था, तो कर्मचारियों के वेतन में से 10% बेसिक और डीए की कटौती करके पीएफआरडीए में जमा किया जाता, मतलब आपकी सैलरी में से ही पैसे काट के जमा किए जाते, एंड लास्ट में जब आप रिटायर होते तो आपको वो पेंशन के रूप में दे दिया जाता। तो डिफरेंस इतना समझ सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी सैलरी में से डिडक्ट कुछ नहीं हो रहा था, न्यू पेंशन स्कीम जो आई थी उसके अंदर आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो रहा था और बाद में आप ही को वो वापस दे दिया जा रहा था। तो इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट के ऊपर, एनपीएस में गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी भार नहीं होता था, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में सारा भार किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखेंगे। तो आम बजट में इसकी घोषणा की गई क्या, कि 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। डेट्स इंपॉर्टेंट, दोनों पेंशन स्कीम में अंतर आप समझ चुके हैं। अगला आता है समाज के हर तबके के लिए पेंशन योजना, मतलब ऐसे छोटे छोटे पेंशन स्कीम्स है जो भी इंपॉर्टेंट है। पहला आता है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना। अब वृद्धजन तो इजीली आप समझ सकते हैं किसके लिए, ओल्ड एज पर्सन के लिए है। 55 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु की जो महिला है, ठीक है, तो फीमेल क्या होनी चाहिए, 55 प्लस। मेल की अगर बात करें तो 58 प्लस के होने चाहिए। तो और दूसरी चीज क्या है, ये राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि यूपी बिहार वाले भी आके बोले लाओ हमको भी दे दो, तो पॉसिबल नहीं है। तो राजस्थान में ही रह रहे हों और जिनके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं या फिर पत्नी या पति की नियमित आय का कोई स्रोत ना हो। ठीक है, फैमिली की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एवं पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय कितनी हो, 48,000 रुपए से कम हो। क्या है, वार्षिक आय। तो अगर किसी फैमिली की वार्षिक आय 48,000 से कम है उसे ये पेंशन दी जाएगी। बीपीएल, अंत्योदय, ये सारे जो हैं उन सभी को कोई ये नहीं है शर्त, उन सभी को ये पेंशन दी जाएगी। अब पेंशन दी कितनी जाएगी,
75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर्स को, मतलब जो फीमेल थी 55 प्लस, मेल था 58 प्लस, इनको कितने मिलेंगे? 750 रुपए प्रति माह पर मंथ दिए जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों ही 75 वर्ष की आयु को क्रॉस करते हैं तो 1000 रुपए प्रति माह का पेंशन दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट, देखो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में आपको याद रखना है 55 प्लस फीमेल 58 प्लस मेल कितने मिलेंगे? 750 प्रति माह। दूसरी चीज, ये जब 75 प्लस हो जाते हैं तो कितने मिलेंगे? 1000 रुपए प्रति माह यहाँ पे दिए जाएंगे। अब बात आती है देंगे किसको? पहली चीज, राजस्थान के मूल निवासी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जीवन निर्वाह का कोई साधन ना हो, या फिर अगर हो तो 48,000 रुपए प्रति वर्ष से कम हो। तीसरी चीज, अगर कोई बीपीएल अंत्योदय वगैरह है तो उनके लिए कोई यहाँ पे नहीं है कि उनकी इनकम वगैरह कितनी होनी चाहिए, बस एज 55-58 प्लस है तो उनको ये दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएं जो राजस्थान की मूल निवासी हो, ठीक है, और राजस्थान में ही रह रही हो, जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो, अथवा समस्त वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो, को ही ये पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, कंडीशंस याद रखेंगे। फैमिली इनकम मैक्सिमम 48,000, उससे नीचे ही होना चाहिए। अगर बीपीएल है, अंत्योदय है, आस्था कार्डधारी है, सहरिया है, कथौड़ी वगैरह के अंदर आते हैं तो उनके लिए भी ये लिमिट नहीं रहेगी। कितना मिलेगा? 18 ईयर्स और अधिक पे, लेकिन 55 ईयर्स से कम तक, मतलब 18 से 55 के बीच में कितने मिलेंगे? 500 रुपए प्रति माह। 55 से ज़्यादा 60 से कम है तो कितने मिलेंगे? 750 पर मंथ। 60 से प्लस है, 75 तक है तो कितने मिलेंगे? 1000 रुपीज़ पर मंथ। और 75 प्लस है तो 1500 पर मंथ मिलेंगे। तो बहुत सारी कैटेगरी हो गई भैया। पहली कैटेगरी क्या है? 18 से लेकर 55 तक कितने मिलेंगे? 500 रुपए पर मंथ। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे। दूसरा, 55 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक में कितने मिलेंगे? 750 रुपए प्रति माह मिलेंगे। थर्ड कैटेगरी क्या आता है? 60 से प्लस हो लेकिन 75 से बिलो हो, कितने मिलेंगे? 1000 पर मंथ मिलेंगे। और एक कैटेगरी क्या आती है? 75 प्लस हो तो 1500 पर मंथ यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, अगली स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अब नाम में ही विशेष योग्यजन है तो आप इजीली अंदाजा लगाएंगे। अंधता, अल्पदृष्टि, चलन से रिलेटेड निशक्तता, चलने में प्रॉब्लम हो, कुष्ठ रोग हो, श्रवण शक्ति ह्रास हो, सुनने में प्रॉब्लम हो, मानसिक रूप से विमंदित हो, मानसिक रोगी हो, या किसी भी प्रकार की विकलांगता हो, मतलब 40% या अधिक विकलांगता से ग्रसित है। ठीक, अब यहाँ पे बौने व्यक्ति जिनकी हाइट 3 फीट 6 इंच से कम हो, ठीक है, इन सभी के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। बचपन से ही प्राकृतिक रूप से हिंजड़ेपन का शिकार हो और साथ में राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में ही रह रहे हो, स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय कितनी हो? 60,000 रुपए तक की हो। ठीक है, स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय कितनी हो? 60,000 रुपए तक की ही हो तो उन्हें ये पेंशन प्राप्त होगी। फिर छूट आती है, वही कैटेगरी, अगेन रिपीट, इन सभी को शर्तों में छूट है। पेंशन कितनी दी जाएगी? 55 से लेकर कम आयु की महिला, 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष को 750 प्रति माह। ठीक, उसके बाद 55 वर्ष से अधिक की महिला, 58 वर्ष से अधिक के पुरुष, लेकिन कब तक? 75 तक, तो इनको कितने मिलेंगे? 1000 पर मंथ। 75 प्लस, अच्छा अब उसके बाद दोनों को ही सेम है, 75 प्लस होते ही 1250 प्रति माह। और किसी भी आयु के जो कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनको लेप्रोसी हो रखा था, उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे। संपूर्ण राशि कौन दे रही है? राजस्थान सरकार दे रही है। और इसी में सिलिकोसिस से जो बीमार थे उनको 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। अगली जो स्कीम आती है वो आती है लघु और सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन। ठीक है, कृषकों से रिलेटेड है, जिनकी जोत कैसी है? छोटी है, मार्जिनल जोत है, उनको यहाँ पे इसका बेनिफिट दिया जा रहा है नियम 2019 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज, सीमांत श्रेणी के परिवार, 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुष,
एज कैटेगरी, बेनिफिट, ये दोनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में ही रह रहा हो, राजस्थान के कृषक सदस्य को यहाँ पे दिया जाएगा। कितनी दी जाएगी? 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला और 58 वर्ष या फिर इससे अधिक आयु के पुरुष। कब तक? 75 से कम तक हो तो 750 रुपीज़, 75 प्लस होते ही 1000 रुपीज़ यहाँ पे पेंशन दिए जाएंगे। तो कई कैटेगरीज में आप देखेंगे पेंशन अमाउंट और एज ब्रैकेट भी एक जैसे हैं, तो उन एज ब्रैकेट का भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अब शहरी रोजगार गारंटी योजना कब अनाउंस किया गया? 22-23 में अनाउंस किया गया। कहाँ के लिए है? शहरी क्षेत्र के लिए है। जबकि आपने पहले देखा है ना, नरेगा स्कीम वो कहाँ है? गांव के लिए है, रूरल के लिए है। तो अब यहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा की ही तर्ज पे इसको शुरू किया गया। परिवार को प्रति वर्ष कितने दिन का कार्य मिलेगा? 100 दिन का कार्य मिलेगा, रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और कैंप लगाकर जो जरूरतमंद लोग हैं उनके जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 जुलाई से इसका शुभारंभ किया जा चुका है। 7 जुलाई 2022 से इसका शुभारंभ किया जा चुका है। 4 महीने से अल्प समय में ये योजना पूरे देश भर में पॉपुलर हो गई थी, क्योंकि शहरों के लिए ऐसी स्कीम बहुत कम है। अब ये योजना क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जो है उसी की तर्ज पे शुरू की गई। तो एग्जाम्पल किसका है? मनरेगा का। दूसरी चीज, उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को मांगे जाने पे 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कार्य कैसे किए जाएंगे? श्रम आधारित कार्य को सम्मिलित किया जाएगा। इससे स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण सेकेंडरी होगा, मतलब स्थायी परिसंपत्ति उनसे नहीं बनवाई जाएगी, लेकिन जरूरत पड़ने पे हो सकता है। मतलब फालतू के काम जैसे खड्डा खोदो और अगले दिन बंद कर दो, वो नहीं किया जाएगा। स्थायी परिसंपत्ति का निर्माण भी इनसे करवाया जा सकता है। पात्र कौन कौन है? शहरी क्षेत्र में रह रहे हो, 18 से लेकर 60 वर्ष की उम्र के हो, पंजीकृत हो। पंजीकरण कैसे होगा? जन आधार कार्ड अनिवार्य है और उसके थ्रू आपको ये कार्य दिए जाएंगे। आवेदन कैसे करेंगे? प्रपत्र 1 आपको फिल करना है। अब जो भी आपका विभाग है, नगर निकाय है, वहाँ पे जाकर आप अर्बन MIS पोर्टल से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे राजस्थान में ई मित्र की सुविधा आपके पास उपलब्ध है। अब जो पात्र व्यक्ति होंगे, ठीक है, उनको अर्धकुशल हो चाहे अकुशल हो, उनको जॉब कार्ड के आधार पे कितने दिन में रोजगार दिया जाएगा? 15 दिवस के अंदर ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना में अनुमत कार्य क्या क्या करवाएंगे? तो ये जो कार्य हैं इनकी यहाँ पे आपके लिए एक कंप्लीट लिस्ट लगी हुई है। चलिए, अब लास्ट कुछ स्कीम्स बचती है जो मैक्सिमम 10 मिनट में हम लोग कवर कर लेते हैं। अगली स्कीम है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। अब राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल खेलों को बढ़ावा देने के लिए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा 2021-22 में इसको शुरू किया। ठीक है। अब इसके तहत जो ग्राम पंचायत है, जो ब्लॉक है, जो डिस्ट्रिक्ट है और जो राज्य है, इन स्तरों पे ओलंपिक का आयोजन किया गया। ठीक। अब इस आयोजन के अंदर कितने खेल थे? तो 6 खेल थे। ये कौन कौन से थे? कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी जो कि बालक बालिका वर्ग के लिए था, खो खो सिर्फ बालिका के लिए था, शूटिंग बॉल बालक वर्ग के लिए था और सभी आयु के लोग इसमें शामिल हो सकते थे। अब साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में आयोजित किए गए थे। बहुत सारी टीमों ने इसमें भाग लिया है। अब यहाँ पे जो विजेता होंगे, ठीक है, अब ये प्रतियोगिता अलग अलग डेट को हुई, इतना याद नहीं रखना है आपको फाइनल याद रखना है कि 16 से 19 अक्टूबर तक SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर इसका राज्य स्तरीय आयोजन किया गया। अक्टूबर में 16 से 19 SMS जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब जो पदक विजेता हैं उनको क्या क्या दिया गया? तो पदक विजेताओं को बहुत सारे अनुदान यहाँ पे दिए गए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में गोल्ड पदक जीतने पर जो राशि पहले 75 लाख रुपए
दी जाती थी बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। इंपॉर्टेंट है, राशि को आप साथ में याद करते हुए चलेंगे। क्या क्या याद रखना है? 75 लाख रुपए से बढ़कर 3 करोड़ रुपए कर दिए गए। जो रजत पदक है उन्हें जीतने पर पहले 50 लाख ही दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिए गए। फिर जो कांस्य पदक था उसे जीतने पर पहले सिर्फ 30 लाख देते थे, अब 1 करोड़ हो गए हैं। तो ये अमाउंट, ठीक है, ये अमाउंट आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसे आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। किसके लिए है ये? ओलंपिक के लिए है। अब उसके बाद आता है राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में क्या होगा। तो ये 1 लाख रुपए, 50,000, 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये अमाउंट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ साथ जो ओलंपिक, एशियन या राष्ट्रमंडल खेल हैं वहाँ पे अगर पदक जीत के आते हैं, अर्जुन, द्रोणाचार्य अवार्ड वगैरह जीतते हैं, पैरा खिलाड़ी हैं, कोच वगैरह हैं, तो उन सभी के लिए एक पेंशन स्कीम रखी गई है कि जैसे ही वो खिलाड़ी 40 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हैं, प्रति माह 20,000 रुपए का उनको गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही है। तो ये भी एक लौता बेनिफिट इनके लिए है। अब इसी के साथ साथ जो कोच हैं, ठीक है, वहाँ पे महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ पुरस्कार का भी आयोजन किया गया। 5-5 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं कोच को। पहले कितने मिलते थे? सिर्फ 1-1 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाते थे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किए जाने की भी यहाँ पे घोषणा की गई है, ठीक है, जिसकी राशि 7.5 लाख रुपए की राशि यहाँ पे प्रस्तावित की जाएगी। इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो कॉस्ट पहले 500 से 300 दिए जाते थे, अब बढ़ाकर 1,000 और 600 रुपए प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिस्ट है आपके सामने, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अकादमियाँ। तो इन अकादमियों की लिस्ट को आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग जो क्रीड़ा परिषद की कुछ प्रमुख अकादमियां हैं उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल की बालिकाओं की अकादमी जयपुर के अंदर है, सेम एज हॉकी वगैरह। तो ये कंप्लीट लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं तो। अदरवाइज इतना ज़्यादा इनमें मेहनत करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखते हैं, गिनीज बुक वगैरह का रिकॉर्ड हमने बनाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य खेल संस्थान, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और यहीं पे इसका उद्घाटन भी किया गया। तो राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपके सामने, जयपुर के एसएमएस स्टेडियम के अनुरूप ही जोधपुर में 10 करोड़ की लागत से रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। क्या होता है रिहैबिलिटेशन सेंटर? देखो, रिहैबिलिटेशन सेंटर वैसे सेंटर्स होते हैं जहां पे अगर हेल्थ रिलेटेड कोई इशू होता है स्पोर्ट्स पर्सन को, तो उनकी इंजरी रिकवर करने में उनको हेल्प करता है, ठीक है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर और महाराणा प्रताप खेल गांव उदयपुर के अंदर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। क्या है ये एथलेटिक ट्रैक? तो भैया एक ऐसा फील्ड होता है जहां पे आप देखेंगे इंटरनेशनल लेवल के मैच होते हैं, वो ऐसे मिट्टी में थोड़ी ना होते हैं, तो उनके लिए जो सिंथेटिक फर्श होती है उस टाइप के फर्श का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है ताकि एक्चुअल प्रतियोगिता की तैयारी ये लोग कर सकें। उसके बाद राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की कुछ अकादमियां हैं। कितनी? 21 अकादमियां हैं। अब सारे 21 आपको याद नहीं रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। डूंगरपुर में आर्चरी अकेडमी, ठीक है, आर्चरी तीरंदाजी से रिलेटेड। जैसलमेर के अंदर हैंडबॉल अकेडमी का प्रारंभ किया गया, ये लेटेस्ट है इसलिए याद कर रहे हैं हम। राजगढ़ जो कि सारदुलपुर चूरू में है, यहाँ पे कबड्डी की अकादमी शुरू की गई है। तो ये कुछ कुछ प्रमुख है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दूसरी चीज, खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना जी हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया जी कर रहे हैं। तो ये 2 पर्सन आपके लिए स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, इनको करंट के बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे खिलाड़ी जयपुर सहित प्रदेश भर में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आगे देखिएगा, एसएमएस स्टेडियम में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर शुरू किया गया था, मतलब चोट लगने पे आपको बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं था, आप यहीं पे अपनी चोट को रिकवरी कर सकते हैं।
सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित हॉकी, एस्ट्रोटर्फ और एथलेटिक्स सेंटर में सिंथेटिक टर्फ बिछाया गया। ये वही फर्श रिलेटेड चीज है जहां पे विश्व स्तरीय सुविधाओं का आप लाभ ले पाएंगे। आगे आते हैं आईएम शक्ति उड़ान योजना से रिलेटेड। तो देखिएगा 2021 के दिसंबर माह में आईएम शक्ति उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। उद्देश्य क्या है? उड़ान योजना का उद्देश्य प्रदेश की समस्त किशोरियों और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, तो निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। किस एज में डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है? तो 10 to 45, 10 से 45 वर्ष तक की समस्त बालिकाओं एवं महिलाओं को जो कि पात्र हैं उन्हें ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। यहाँ पे नोडल एजेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल एजेंसी होगा। कौन? महिला एवं बाल विकास विभाग इसका नोडल एजेंसी होगा। इसके बाद आता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। तो भाई युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे जो बेरोजगार व्यक्ति है, स्नातक पास कर ली है, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है प्रति माह। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं। पुरुषों को कितना दिया जाएगा? तो 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, एवं महिला हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, उनको 4,500 रुपये प्रति माह का लाभ दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही घर बैठे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको प्रशिक्षण और इंटर्नशिप करना पड़ेगा। प्रशिक्षण और इंटर्नशिप करने के बाद राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा जो पाठ्यक्रम है वहाँ पे आपको 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद आपको जो भी गवर्नमेंट के इतने सारे विभाग हैं वहाँ पे प्रतिदिन 4 घंटे के लिए इंटर्नशिप करवाई जाएगी। आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये पैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आप एक तरीके से बेरोजगार तो नहीं रहे, आपको एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप दे रही है और उस इंटर्नशिप के बेसिस पे आपको पेमेंट दिया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष मैक्सिमम 2 लाख युवाओं को ही इसका लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे एक फैमिली में 2 पर्सन ले सकते हैं। आवेदन के समय राजकीय या निजी क्षेत्र में कहीं पे भी आप काम करते हुए नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन के लिए 35 वर्ष रखी गई है। मैक्सिमम आप इस एज तक इसका फायदा ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो रोजगार सेवा निदेशालय कौशल प्रशिक्षण के लिए राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम एक नोडल एजेंसी के रूप में यहाँ पे काम करने वाला है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। विभिन्न राजकीय विभागों में इंटर्नशिप की मॉनिटरिंग का कार्य कौन करेगा? जिला कलेक्टर के द्वारा यहाँ पे मॉनिटरिंग का काम किया जाएगा। योजना के उद्देश्य क्या है? युवा आशार्थी जो है उनको प्रशिक्षण वगैरह देना और उनको जॉब अवेलेबल करवाना, ये आप इसका उद्देश्य मान सकते हैं। अगला आता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल। ठीक है, कब स्टार्ट किया गया? 150वीं जयंती पे स्टार्ट किया गया था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाह रही थी कि जून 2019 में शुरू किया। यहाँ पे एक महात्मा गांधी विद्यालय जिला मुख्यालय पे खोल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स यहाँ पे डेवलप कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे गवर्नमेंट साथ में ये भी कहती है कि जहाँ पे 5,000 से अधिक आबादी हो वहाँ के गांव में भी इस टाइप के स्कूल खोले जाएंगे। तो मतलब अब जो रिसेंट है वो क्या है? 5,000 से अधिक आबादी वाले कस्बे या गांव के अंदर इनकी स्थापना की जाएगी। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना नहीं है। रोजगार रिलेटेड मेले तो अलग अलग जगह आयोजित किए जाते हैं और उन्हीं पे बेस जो है गवर्नमेंट काम भी करती है। इंपॉर्टेंट आता है कोरोना सहायता योजना। हालांकि थोड़ा पुराना है बट फिर भी देख लीजिएगा। कोरोना के कारण जो अनाथ हुए बच्चे हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, गवर्नमेंट उनको आर्थिक और सामाजिक शैक्षणिक संबल प्रदान कर रही है। उसके लिए 25 जून 2021 को डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। 25 जून 2021 से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का काम करेगा। अब इसमें क्या है? योजना के तहत जिला कलेक्टर प्रमाणित करके देगा कि भाई उस पर्सन की जो डेथ है वो कोविड की वजह से हुई थी। अब इसमें पात्र कौन कौन होंगे? अनाथ बालक, बालिका, विधवा महिला, उनके बच्चे उस आर्थिक अनुदान और सहायता के पात्र होंगे। अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या देने वाली है? पहला, अनाथ बालक या फिर बालिका है या फिर विधवा महिलाएं हैं, उनके बच्चे को पालनहार योजना के तहत
जो भी आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे। अगर आप यहाँ फायदा ले रहे हैं तो पालनहार योजना के बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। पालनहार योजना में वस्त्र पाठ्य पुस्तक के लिए दी जाने वाली राशि 2,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मतलब आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो यहाँ नहीं ले पाएंगे, 2,000 रुपये ले पाएंगे। विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र नहीं होंगे। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अगर आप एक स्कीम का फ़ायदा ले रहे हैं तो दूसरे किसी भी स्कीम का आप यहाँ पे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये ओवरऑल हमने क्या कर लिया, मैगजीन को कवर अप कर लिया और अब हम इसके एंड पे आ चुके हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपके कोई नोन RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारा मेन चैनल द ऑनलाइन गुरु आप लोगों के लिए ऑलवेज हेल्पफुल रहेगा। अगर हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।